तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है सेमीकंडक्टर, बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, ये वही 1957 के आसपास पहली बार ट्रांजिस्टर निकला। 57 सोचो, 60 मतलब ओनली 60 इयर्स ओल्ड, कॉन्सेप्ट इज 60 इयर्स ओल्ड। उससे पहले आप देखे होंगे बड़े बड़े भाग से रेडियो रहता था। ठीक है, हमारे पापा को भी डावरी में मिला था इतना बड़ा एक रेडियो। देखने से पहला झलक में पता नहीं चलता है कि रेडियो की टीवी है, लेकिन अभी तो इतने छोटे छोटे आ गए बाय डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रिमोट्स, ये सब आ गए। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर ऐसा, ये कंडक्टर और इंसुलेटर की बीच की चीज है। हमारे पास हरदम एक अर्ज रहा कि हम एक चीज लेंगे, जैसे मान लो कि एक पेन लेना है, एक पेंसिल लेना है, एक इरेजर लेना है, तो आप देखोगे आजकल ऐसे मिलता है, एक पेन में 4 कलर का रिफिल लगेगा और उसके पीछे इरेजर रहेगा, साइड में एक पेंसिल निकला हुआ रहेगा, मतलब ऑल इन वन। एक लेंगे तो सारा काम हो गया। इसीलिए तो मोबाइल में इतने सारे ऐप्स आते हैं। यू कैन ओपन कैलकुलेटर, यू कैन ओपन डिक्शनरी, यू कैन डू हियर म्यूजिक, यू कैन यूज इट एज ए टॉर्च लाइट, यू कैन टेक फोटो, यू कैन रिकॉर्ड सारा चीज आ जाता है। इसलिए लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि एक टूल ले लिया, सारा काम उसमें बन रहा। तो ये अर्ज रहा कि मेनी इन वन होता ही नहीं सबके साथ, और इसी अर्ज के कारण डेवलपमेंट्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होते हैं, है ना। तो आप लोग भी ऐसे कुछ अच्छा करो कि आपको भी वन इन मेनी और मेनी इन वन, तो जो भी मिले उसमें खुश रहना सीखोगे। एनीवे, बाद में उसके बारे में बताएंगे व्हाट आई वांटेड टू से वन इन मेनी और मेनी इन वन। सेमीकंडक्टर्स, ये जो भाई साहब है सेमीकंडक्टर, ये कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या था, इट इज वेरी इजी टू कंडक्ट ए करंट, इंसुलेटर व्हिच ब्लॉक्स करंट। नाउ वी वांट कि देयर शुड बी समथिंग एल्स, जो कि हमारे मर्जी से कभी चाहे तो कंडक्टर जैसे बिहेव करेगा, कभी चाहे तो इंसुलेटर जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, ये हमें देखना है। तो हाउ वी स्टार्ट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर में आता है, बोर्ड में, जेई में कभी नहीं, बोर्ड में आता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो पहला पॉइंट देखेंगे, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। ठीक है, जबकि अभी लिक्विड क्रिस्टल भी आ चुके हैं, जो आप कैलकुलेटर की स्क्रीन को प्रेस कर देते हो, एलसीडी स्क्रीन देखते हो ना आपका टीवी का, प्रेस कर देने से थोड़ा लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता है, वो लिक्विड क्रिस्टल भी आ गया। बट वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स। ओके, वो लिक्विड क्रिस्टल भी इनफैक्ट लिक्विड नहीं है, वो सॉलिड ही है बट लिक्विफाइड है, तो वो काम करता है ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जैसे, पाउडर फॉर्म में जैसे रहता है। एनीवे, देखेंगे उसको बाद में। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, पहला हुआ व्हाट इज वैलेंस बैंड। क्या है वैलेंस बैंड? आप अगर कोई एक एटम को देखोगे, उसके चारों तरफ जो वैलेंस सेल है, वो वैलेंस सेल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और आप अबव प्रिंसिपल भी जानते हो, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक एक तो क्वांटम नंबर है, और किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बराबर नहीं है, अलग अलग है। And what does this quantum number represent? They are representative of different type of energies. Rotational energy, kinetic energy, potential energy, magnetic energy, spin energy, वो सारा एनर्जी को लेके हम लोग क्वांटम नंबर्स बनाए हैं। अगर सबका क्वांटम नंबर अलग अलग है, तो सबके पास अलग अलग एनर्जी है। तो सोचो कि कोई एक एटम का वैलेंस सेल में, जैसे मैं फिगर में दिखाया, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं सबके पास जो एनर्जी है उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, पहला इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी है, ये हो गया पहला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, ये दूसरा का, ये तीसरा का, ये चौथा का, ये पांचवा का, ऐसे करके सबका एनर्जी रह गया। नाउ यू सी all the energy of all valence electrons is now lying between this range. This range of energy is called valence band. Band मतलब range, band मतलब range. That range, समझ में आया? What is valence band? So what is valence band? It is the range of energy associated with the valence electrons. Simple such statement.
कैसे हुआ क्या हुआ उतना ही तो बता दिया, आपको समझ में आ रहा। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे व्हाट इज वैलेंस बैंड, it is the range of energy, बहुत ज्यादा फैला के नहीं लिखना है, कोई ऐसे हम लोग नहीं लिख रहे हैं, समझाने के लिए बोल दे। इट इज द रेंज ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मेटल, ठीक है, ऑफ ए मटेरियल, ठीक है, ऑफ ए सॉलिड, ये हो गया वैलेंस बैंड। देन आता है बैंड का मतलब रेंज, ठीक है। दूसरा आता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड ऑफ एनर्जी। क्या है कंडक्शन बैंड? अब देखो, आपको अगर कोई एक वायर दिया गया, आप क्या कहोगे, ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? व्हाट विल से टू इट, से कंडक्टर और इंसुलेटर? आप कहोगे हाँ, अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस देने से करंट फ्लो करता है, कंडक्टर नहीं फ्लो करेगा, इंसुलेटर। इससे बेसिक नोमेनक्लेचर वी अंडरस्टैंड ऑल दिस। बट देन सोचो तो, आप कुछ भी वायर ले लो, कुछ भी वोल्टेज दे दो, there will be some current, it may be a plastic, but there will be a very small current going, that current is not measurable. Or you take an insulator, apply a high voltage, a current will also flow. If you take a conductor and apply a very low voltage, no current may flow, or the current flowing is negligibly small, you cannot measure it. कहने का मतलब nothing is a pure conductor, nothing is a pure insulator. अब कोई चीज जब कोई करंट कैरी करता है तो कैसे कैरी करता है? क्या है कि सपोज हम कहेंगे ये कोई एक मटेरियल बाहर है, ये एक पर्टिकुलर एटम है, आप बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर फेंके, कुछ काइनेटिक एनर्जी देके, वो जाके इसको टकराया, फिर ये जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए निकला। बाय अप्लाइंग ए वोल्टेज अक्रॉस दिस you develop an electric field in it, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक इधर से भेज देता हम ऐसे करेंगे, तो you develop an electric field in it like this, तो all electron field now experience force in this direction। तो ये धक्का देके इसको इधर भेजा, लेकिन इसके ऊपर फोर्स तो इस डायरेक्शन में था, तो इवेंचुअली इट विल एक्सपीरियंस ए वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन but acceleration in this direction, so bend हो कैसे जाएगा, and it will go on making several collisions with other electrons and finally follow a zigzag path and finally come out. That we have discussed while discussing about drift velocity and all that. उनके पास एक इनिशिएशन रहता है because of kick of the external electron, मोटिवेशन रहता है because of the electric field, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा कि नहीं जाएगा, दैट ऑल डिपेंड्स कि इन दोनों के बीच में बाइंडिंग फोर्स कितना तगड़ा है। अगर ये इंसुलेटर है, बाइंडिंग फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट नॉक इट आउट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, ये टकराएगा और खुद निकल जाएगा, लेकिन इसको हिला नहीं पाएगा। मतलब अगर इसको बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देके फेंकेंगे, अब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को कैसे देंगे? इफ यू अप्लाई ए स्ट्रांग वोल्टेज, then the kinetic energy gained is E into V. When the electron passes over, it gains a kinetic energy E into V. Now with a huge kinetic energy it strikes and it goes. अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस एटम को छोड़ के जाने के लिए उसके पास कुछ एनर्जी होना चाहिए। क्या एनर्जी होना चाहिए? आप एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़े होंगे। कोई चीज को यहां से फेंकोगे और चले जाएगा, वापस नहीं आएगा। The total energy, that is sum of kinetic energy plus potential energy, must be zero or greater than zero. It should be greater than equal to zero. क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ पर था, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके चलते पोटेंशियल फील्ड बन रहा है। इन दैट पोटेंशियल फील्ड, दिस इज हैविंग ए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी माइनस E into V. Potential energy of a charge at any position is given by the product of charge and the potential at the point of charge. मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है, इसके चलते यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है, तो एनर्जी कितना हुआ?
माइनस ई इंटू भी। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी था और घूमने के कारण कुछ काइनेटिक एनर्जी था। आप जानते हो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है, उसका काइनेटिक एनर्जी अगर k है तो पोटेंशियल एनर्जी -2k है। पोटेंशियल एनर्जी -2k है, टोटल एनर्जी -k है। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी। अब इसके पास टोटल एनर्जी है -k। हाँ, अगर ये बहुत नजदीक है तो यू विल फाइंड दिस -k इज लार्ज नेगेटिव। यू हैव टू इंपोर्ट ए लार्ज पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी, तो ये टकराएगा तो निकल जाएगा। तो हम नॉर्मली किस कोई एक बॉडी को कंडक्टर कब कहेंगे? जब नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज में उसमें से करंट आसानी से जाता है। कंडक्टर नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज 1 2 3 4 5 वोल्ट में जाता है, कहेंगे कंडक्टर। लेकिन जिसको आप कंडक्टर कर रहे हो उसमें अगर 10 टू द पावर -20 वोल्ट अप्लाई कर दोगे, हो सकता है उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इट विल बिहेव एज एन इंसुलेटर, है ना। लेकिन नॉर्मल लेबोरेटरी वोल्टेजेस में और जो करंट कैरी करता है वो कंडक्टर है। लेबोरेटरी वोल्टेजेस में जो करंट कैरी नहीं करता है वो इंसुलेटर है। आप कहोगे वुड इज एन इंसुलेटर, ओके इंसुलेटर, यू अप्लाई 10 टू द पावर 9 वोल्ट अक्रॉस इट, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। एयर के थ्रू से जाता है जिसको स्पार्किंग कहते हैं, आप लोग जानते हो। इलेक्ट्रॉन when breakdown takes place, free electrons are developed, एयर के थ्रू से भी करंट फ्लो होता है। व्हाट इज स्पार्किंग? जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एयर इज कॉल्ड स्पार्क। स्पार्किंग होता है, आप लोग देखो। तो एयर भी इंसुलेटर, उसके थ्रू से करंट जाता है। तो इंसुलेटर क्या है? जो नॉर्मल लेबोरेटरी वोल्टेज में, ऑपरेटिंग वोल्टेज में करंट कैरी नहीं करता है। अब ये सब हमारा प्रिलिमिनरी आइडिया है, लेकिन वी आर कमिंग बैक टू द एनर्जी अगेन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से दूर रहेगा, मान लो इस पोजीशन में पोटेंशियल V1 था, इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर हुआ तो पोटेंशियल क्या हुआ? V2, क्योंकि दूर जाएगा तो पोटेंशियल घटेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, KQ/R होता है पोटेंशियल, सो ऑब्वियसली V2 मस्ट बी लेस देन V1। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो एनर्जी हुआ -V1, यहां पर है एनर्जी हुआ -eV2। V2 being less, EV2 is -EV2 is more than this। मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते हो क्या होता है? इसका पोटेंशियल एनर्जी अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो। आप जानते हो हाइड्रोजन एक एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी 13.6, नेक्स्ट में -10.4 घटते जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग, बट यू से पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, नो डाउट। But then what is the kinetic energy required now? इसका आधा 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी। तो लगेगा, तो अब देख रहे हैं कि अगर यहां पर होगा जितना काइनेटिक एनर्जी से धक्का देने से मूव करेगा, यहां पर होने से उससे कम काइनेटिक एनर्जी देने से मूव कर जाएगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज में ये इलेक्ट्रॉन जितने काइनेटिक एनर्जी लेके जाते हैं उतने में ही कोई इलेक्ट्रॉन कैसे निकल के जा सकता है, उसके पास क्या एनर्जी होना चाहिए कि लेबोरेटरी वोल्टेज में अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन थ्रो करेंगे ये कंडक्ट कर जाएगा, एक करंट विल बी कंडक्टेड। हाँ, ये वोल्टेज में मान लो बहुत तगड़ा फोर्स है, लेबोरेटरी वोल्टेज में नहीं बनेगा, ये वोल्टेज में बनेगा, ये वोल्टेज में बनेगा, ये वोल्टेज में भी बनेगा। ये वोल्टेज में ये इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, क्योंकि इतना क्विक फोर्स हो गया, वो तो खुद ही ऐसे लुढ़क जाएगा, भाग जाएगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं, इट बिकम्स ए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ रहेगा और थोड़ा सा धक्का मुक्का देने से निकल के जाएगा। तो हम देखे ये धक्का देने से भी नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये तो रह ही नहीं रहा है, ये खुद ही भाग जा रहा है। कोई धक्का मुक्का की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग फोर्स इज सो स्मॉल। कोई टेम्परेचर के कारण थोड़ा सा गर्मी हो गया कहीं, थर्मल रेडिएशंस आर एंटरिंग इनटू इट, एंड व्हेन द थर्मल रेडिएशंस आर एंटरिंग दे आर हैविंग सम फोटोन एनर्जी। कोई थर्मल फोटोन का नॉर्मल रूम टेम्परेचर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड में थर्मल फोटोन होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काफी ज्यादा है, सॉरी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कोई थर्मल फोटोन। अभी हमारे रूम के अंदर जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, हर चीज से रेडिएशन निकलता है, उसका फोटोन का एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अगर इतना दूर में है, उस फोटोन को खा के भी हंसते खेलते एटम को छोड़ के भाग जाएगा। तो इसको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? जो एटम के साथ बंधा हुआ रहेगा प्लस एक छोटा सा काइनेटिक एनर्जी देने से छोड़ के निकल जाएगा। मतलब ये तीन हो गए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन।
ये एटम के साथ बंधा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा धक्का मुक्का देने से नहीं जा रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग काइनेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इट आउट, नॉक इट आउट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। तो ये हो गए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। डिफरेंट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी मिलेगी। अगेन रेंज ऑफ दैट एनर्जी इज कॉल्ड कंडक्शन एनर्जी बैंड। यू से कंडक्शन एनर्जी बैंड और कंडक्शन बैंड। कोई आपको डिटेल्स नहीं पूछेगा, क्योंकि ये लोग असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ भी पूछ लेंगे, इसलिए बता रहे हैं। बोर्ड में आपको क्या लिखना है, बोर्ड में इतना लिखना है क्या, इट इज द रेंज ऑफ एनर्जी associated with conduction electrons। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कौन है? दोज हु कंडक्ट करेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल potential difference। So what is conduction current? What is conduction electron? जो इलेक्ट्रॉन आसानी से करंट कैरी कर लेता है बाय अप्लाइंग स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम कहेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। उनके पास जो एनर्जी है उसको हम कहेंगे कंडक्शन एनर्जी बैंड। ठीक है, तो नंबर 3, बीट नंबर 3। So we are now all discussing about a particular question which very frequently comes. What you mean by energy bands in solid, and draw energy band diagram to distinguish conductor, insulator and semiconductor। ठीक है, इतना के लिए मैं सारा चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करो। सबको नहीं चाहिए, समरी के हिसाब से आपको तो बस इतना ही चाहिए। अब मेरा एक आदत है कि हर चीज का वाई हाउ बताना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज का वाई हाउ बताने की। आपको चाहिए खाली इतना, बैलेंस बैंड किसको कहते हैं, कंडक्शन बैंड किसको कहते हैं। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, देयर इज ए वाइड गैप जिसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन गैप बिटवीन valence band and conduction band of energy। आप इसको खाली कंडक्शन बैंड लिखो या वैलेंस एनर्जी बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड लिखने से भी चलेगा। कंडक्शन बैंड ऑफ एनर्जी अगर हम ड्रॉ करके देखेंगे तो ये हो गया हमारा एनर्जी, और मान लो कि दी जाता डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। हम वही पूछ रहे थे लास्ट क्लास, व्हाट डज द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड यू लोकेट देयर एनर्जी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को लोकेट किए, नाउ यू गेट ए रेंज ऑफ एनर्जी, दिस यू कॉल एज वैलेंस बैंड। सपोज इसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, ऐसा करके याद है। अब जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उनका एनर्जी वो तो और भी दूर में होंगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से और भी दूर में है, मतलब उसके पास और ज्यादा एनर्जी होगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मान लो जैसे भी बताया, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका एनर्जी माइनस E1, इसका माइनस EV2 एंड V2 इज लेस देन V1, सो दिस एनर्जी इज मोर पॉजिटिव और स्मॉल नेगेटिव, है ना। तो जो आपका कंडक्शन बैंड होता है उसमें आपको रेंज कुछ ऐसा मिलेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं इंसुलेटर का। और ये जो गैप है, ये गैप दोनों बैंड के बीच में जो गैप है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, फॉरबिडन गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इंसुलेटर के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से वो फ्री नहीं है। अगर किसी तरह से उनको यहाँ पर रेंज में ले लिया जाएगा तो फिर वो भी करंट कैरी करना शुरू करेंगे।
और पहले भी शायद हम लोग पढ़े थे, हाँ पढ़े थे, आपको याद होगा। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इंसुलेटर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तब हम करंट फ्लो को सिर्फ रेजिस्टेंस के टर्म से देख रहे थे, आज हम लोग कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, वो सारे चीज भी देखेंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हो the valence electrons will absorb the heat energy and their energy will improvise, and the energy improvises, they will come into conduction band। इस बैंड में आ गया तो अभी वो करंट कैरी करने की कैपेबल है, ठीक है। एनर्जी मिला, उसको लेके आ गए। तो कोई इंसुलेटर को गर्म करते थे, वो ज्यादा गर्म करते थे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी हो जाता था कि वो इस रेंज की एनर्जी रखते थे। इस रेंज की एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन तो भाग जाएगा जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। सो इंसुलेटर स्टार्ट कैरिंग करें एट ए हाई टेम्परेचर बिकॉज उनका रेजिस्टेंस घट जाता है। और इफ यू अप्लाई ए लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो क्या होगा, चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q into V। सो जब पॉजिटिव चार्ज हो, आई मीन अगर उल्टा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा। वहां पर ऑलरेडी एनर्जी था E भी, आपने कुछ V0 पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और कुछ दे दिया EV0, अब क्या हो गया, दिस माइनस दिस, मतलब ये घटने लगा है, तो एनर्जी इज इंप्रूवाइज्ड। When you apply a large voltage, a current will flow, or you increase the temperature by absorbing the heat energy, they will go to here and the current will flow. So कोई इंसुलेटर की केस में अब फिर से लिमिट करते हैं अपने आप को, किसमें, बोर्ड में। बोर्ड में क्या आएगा, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन इंसुलेटर, बस इतना ही ड्रॉ करना, इतना ही ड्रॉ करना, इससे ज्यादा करना मत। जितना पूछे उतना आंसर दो, ज्यादा देने में ज्यादा मार्क नहीं मिलेगा। So in case of insulator, there is a wide gap between valence band and conduction band of energy. अच्छा, ये जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर की केस में आप जानते हो कि कंडक्शन बैंड में कोई एनर्जी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि सारा तो यहाँ पर है। अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को आप कुछ एनर्जी दिए, ये -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मान लो -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था या फिर जो था, इसको कुछ एनर्जी दिए और इसका टोटल एनर्जी हो गया इसकी बराबर। नाउ इस रेंज में रहने से ये कैरी कर सकता है, मतलब एटम के साथ भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से करंट मिलेगा। इसको और एनर्जी दिए, यहां तक एनर्जी हो गया, अब भी वो एटम के साथ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो करंट जाएगा। और एनर्जी दो, यहां तक रहेगा, एटम के साथ भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो करंट कैरी करेगा। उससे ज्यादा एनर्जी दो, इस रेंज से बाहर आ गया एनर्जी, अब वो खुद ही भाग जाएगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है। It doesn't need any more any electric field, the atom gets ionized। समझ में आया क्या, इलेक्ट्रॉन खुद ही छोड़ के भाग गया। इसीलिए दे दीजिए अपर एंड लोअर लिमिट फॉर द कंडक्शन बैंड एनर्जी। उस एनर्जी से ज्यादा होने से वो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ नहीं रहे। समझ में आया, हाँ। तो एनीवे, तो दिस इज ऑल अबाउट इंसुलेटर्स इन केस ऑफ सॉलिड्स। तो अगर दो कोई एक ये एनर्जी है, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि अगर आप देखोगे किसी का एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसा है, तो दिस मस्ट बी इंसुलेटर, दिस टू लाइंस मस्ट बी पैरेलल। हाँ, मैं थोड़ा नैरो कर दिया हूं। यस, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, in case of conductors, the conduction band and valence band partially overlap, and there is no forbidden gap. There is no forbidden energy gap. कंडक्टर की केस में the valence electrons themselves are, some of them, not all, some of them are capable of driving a current,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज कैपेबल ऑफ ड्राइविंग ए करंट, मतलब वैलेंस शेल में होते हुए उसके पास इतना एनर्जी है कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चलता बनेगा। ठीक है, अगर हम कहेंगे कोई कंडक्टर की केस में हम प्लॉट करना चाहेंगे हाउ इज द एनर्जी बैंड डायग्राम, ये एनर्जी बैंड, ये डायग्राम क्या है वो आपको ये सब दिखाना पड़ता है, एनर्जी, और इसको लिखना है एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर ए इंसुलेटर। मैं इसको मिटाता हूं, अभी फोटो लेना आप लोग ले सकते हो गया। अब बिट नंबर 4 का डायग्राम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर कंडक्टर की केस में देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर यू सी जो आपका वैलेंस बैंड है, मान लो ये है वैलेंस बैंड, इसका डायग्राम को थोड़ा मजे से कर लेना ताकि समझ में आएगा लोगों को। ये वैलेंस बैंड है और यहाँ पर भी दिखाना ये वैलेंस बैंड है, क्योंकि फालतू में वो सब के लिए तो मार्क रखते हैं, क्या करेंगे आपको दिखाना पड़ेगा। ये कंडक्शन बैंड है ऐसे करके, बाकी फिगर में मैं नहीं दिखाऊंगा बट यू हैव टू शो कंडक्शन बैंड है, ये सब दिखाने से मार्क मिलता है। वैसे मैं अंदर लिख चुका हूँ कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, वेरी गुड। हाँ, तो ये रेंज, दिस इज रेंज, दिस रेंज इज कंडक्शन बैंड, बैंड मतलब रेंज ऑफ एनर्जी, ये हो गया वैलेंस बैंड। ठीक है, अब इसमें जो कंडक्शन बैंड होता है वो इसके साथ ओवरलैपिंग होता है, ऐसे मान लो कि ऐसा ऐसा है कंडक्शन बैंड, यू सी ए पार्ट ऑफ द टू रेंजेस आर ओवरलैपिंग, कहने का मतलब है सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लाइंग इन द वैलेंस शेल, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल में रहते हुए भी करंट कैरी करने की कैपेबल है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल में है लेकिन करंट कैरी नहीं कर सकते, प्रिवेटिंग उनको और कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। सो यू सी द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड आर ओवरलैपिंग। सो क्या लिखेंगे, इन सच केस some electrons at valence band are capable of driving a current तो ये हो गया कंडक्टर। वो बोलेंगे ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो आपको इसे दो डायग्राम ड्रॉ करना है और थोड़ा शेडिंग को भी डिफरेंटली करना है ताकि लोगों को समझ में आया कि हाँ ये एक बैंड है, ये ऐसा है और दूसरा वाला ऐसा है। थोड़ा शेडिंग डिफरेंटली कर लेना ताकि लोगों को समझ में आए, आपकी मार्क ना खा जाए लोग। और या फिर स्कूल की मिस अगर कोई दूसरा फिगर दिए तो उसी को कर लेना, और एल्स योर मिस विल मिस यू। ठीक है, तो ये देखना है, ऐसा कर देना, डार्क कर देना, थोड़ा लाइट कर देना, ऐसे करके कुछ कर लेना। दोनों बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, बिट नंबर 5, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर the forbidden energy gap between conduction band and valence band is very small, which is of the order and of the order of 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का छोटा सा गैप रहता है, मतलब ऐसा ही डायग्राम रहेगा बट देन गैप हियर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि यहाँ पर जो गैप है इंसुलेटर के केस में इट मे बी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, जबकि इस केस में इट इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए थीन गैप लाइज बिटवीन देम, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनर्जी, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वोल्टेज बढ़ा दिए या टेम्परेचर बढ़ा दिए, क्या हो गया, वो छोटा सा गैप को ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएंगे।
जंप करके आ जाएंगे, नाउ दे बिकम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, दे स्टार्ट कैरिंग करंट। लो वोल्टेज दे विल बिहेव एज इंसुलेटर, एट हाई वोल्टेज दे विल बिहेव एज कंडक्टर। समझ में आ रहा है ना? ये है मतलब सेम चीज, कभी कंडक्टर जैसे यूज करेंगे, कभी इंसुलेटर जैसे यूज करेंगे, फिर बाद में देखेंगे कोई रिवर्स वोल्टेज देने से क्या होता है, हम लोग देखेंगे सारा चीज एक एक करके। तो क्या देखे सेमीकंडक्टर के केस में, द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज वेरी स्मॉल। ये सारा चीज लिखना पड़ेगा आपको फॉर ए 3 मार्क क्वेश्चन इन योर बोर्ड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लो, बोर्ड में बार बार आ रहा है। इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे सेमीकंडक्टर का केस में, आप देखोगे ये हो गया वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और ये हो गया कंडक्शन बैंड। देखना इंसुलेटर में जितना गैप दिखाए हो, इसमें थोड़ा गैप कम दिखा देना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे करके दिखा देना। द गैप इज वेरी स्मॉल एंड शुड बी डिस्टिंक्ट, देयर इज ए थिन फॉरबिडन गैप, कंडक्शन बैंड। So what does this side represent? लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को पूछा था, पता करके बताओ क्या है। These are the different electrons जिनका एनर्जी को हम लोग लोकेट करने के बाद रेंज बनाए हैं। These are the electrons। समझ में आया क्या? ये पहला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ये था, दूसरा का ये था, तीसरा का ये था, चौथा ये था, फिर इसका रेंज बन गया, ठीक है। तो these are the electrons associated with the valence shell। Okay, what you observe? Thus, in case of semiconductors, there are no electron available. In conduction band of energy, conduction band of energy, ठीक है। कंडक्शन बैंड ऑफ एनर्जी में कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। however a higher potential difference or by increasing temperature, the valence electrons gain enough energy to jump into conduction band and start carrying current। तो ये किस किस्म की चीजों के साथ होता है सेमीकंडक्टर में? मोस्टली देखते हैं कि जिनके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, कार्बन को छोड़ दो, कार्बन का बहुत पिक्यूलियर कैरेक्टर, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, मोलिब्डेनम, ये सब कुछ आगे आगे आप जाओगे तो देखोगे जिनका 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो जिनका 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, बाकी सारा 2n स्क्वायर प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करना है, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करना है प्रायोरिटी बेसिस में। 2n स्क्वायर प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करना है, प्रायोरिटी हुआ, पहले ऑक्टेट रूल, फिर 2n स्क्वायर प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें जब वो आउटर मोस्ट सेल में मान लो कि क्या रहना है, 8 रहना है। अगर मान लो कि कोई एक हैलोजन फैमिली, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ लीविंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने का कोई टेंडेंसी नहीं है। एंड इफ यू गो फॉर फ्लोरीन व्हिच इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब भी कर सकता है, देगा नहीं, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करने का, जैसे जिसके पास 99 रुपीस हो गया, 99 लाख हो गया बैंक में, है ना, वो तो 1 करोड़ की सपना देखने लगेगा। उसको कुछ भी करो, 1 पैसा, वो सबसे बड़ा कंगाल है, कहीं भी 1 पैसा डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है, 1 करोड़ बनाना है, 1 करोड़ बनाना है ना। वैसे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। लेकिन सोचो जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी इनर सेल भरे हुए हैं, 2n स्क्वायर प्रिंसिपल सेटिस्फाइड है,
ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करना इसके लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। 7 इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिलेंगे? बोले इसको भगा दो यार, ये हम लोग ऐसे ही खुश है, तो इसको भगाने के चक्कर में रहता है ये। एंड दिस इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी डोनेटेड और इट कैन बी टेकन टू द कंडक्शन लेवल टू कैरी करंट। सोचो कोई एलिमेंट जिसका 4 इलेक्ट्रॉन है, अब उसका देने की इच्छा लेने की इच्छा बराबर है, देने की इच्छा लेने की इच्छा बराबर है। दिस टाइप ऑफ थिंग्स यूजुअली कम अंडर सेमीकंडक्टर कैटेगरीज। आप देखोगे आपका केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ाएंगे यार, हम तो फिजिक्स वाले, हम लोग का अपना लिमिटेशंस रहता है, बट जिनके 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में रहते हैं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, दे बिहेव एज सेमीकंडक्टर्स। अब ये मत पूछना कि व्हाई कार्बन डजंट बिहेव, कार्बन के केस में अलग है, कार्बन का पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है, ये करंट भी कैरी करता है और उसका टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट भी कैरी करता है या कंडक्टर जैसे करंट कैरी करता है और टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसका बहुत पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो कार्बन के बारे में तो हम नहीं बता सकते, केमिस्ट्री पीपल विल से, बट व्हाट वी सी कि अभी कोई चीज सेमीकंडक्टर जैसे बिहेव कब करेगा? जब उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कोई चीज के 4 इलेक्ट्रॉन है तो सेमीकंडक्टर है ऐसे नहीं कहेंगे, थोड़ा उल्टा कहेंगे, सेमीकंडक्टर है 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। अभी उनको अगर आप थोड़ा सा एनर्जी दोगे वैलेंस सेल में तो जंप टू द कंडक्शन बैंड एंड दे कैरी ए करंट। सो लोअर पोटेंशियल में दे बिहेव एज इंसुलेटर, हायर पोटेंशियल में दे बिहेव एज कंडक्टर। और क्योंकि बाहर वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो अपनी एडजेसेंट नेबरिंग वुड एटम के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करने के लिए। एंड यू नो दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, है ना, तो थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड दो तो कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है। तो पहला क्वेश्चन का डिस्कशन यहां पर खत्म होता है, व्हाट यू मीन बाय एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स एंड डिस्टिंग्विश कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड, ठीक है, ओके। चलो इसको हम मिटाते हैं और आगे की चीज अभी हम लोग देखेंगे। पूछो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स। बिफोर वी गो फॉर द एनर्जी बैंड, ये सब देख लिया हम लोग। पॉइंट नंबर 2 में मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना चाहता हूं, कुछ फिजिकल टर्म्स आपको समझाना चाहता हूं। एक हुआ व्हाट इट मींस बाय मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस डेफिनेशन याद रखना। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मटेरियल is defined as the drift velocity gained by the electron per unit electric field applied across it, electric field applied across it. ठीक है, तो मोबिलिटी को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज गिवन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई एक मटेरियल के क्रॉस में ई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करने लगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया vd। दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर dd is drift velocity of electrons when electric field is E। ठीक, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग समझ गए। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ये होता है we defined a term. Now we define another term, what is conductivity? ठीक है, conductivity it's a nature। अब जानते हो conductance conductivity, resistance resistivity, conductivity is reciprocal of resistivity। सब
कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। कॉपर का कंडक्टिविटी है, एल्युमिनियम का दूसरा है। कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर एज वेल एज डायमेंशन। जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड डायमेंशन, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? हाउ यू डिफाइन कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल is defined as or is given by, सीधा इतना कौन डिफाइन करेगा? given by is given by sigma is equal to E into N into mu E N। N क्या है? N is number of free electrons per unit volume, free electron मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, जो करंट कैरी कर सकते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ओहो, और म्यू इज मोबिलिटी, और ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब क्या हो गया कि सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी क्या है? ठीक है, आप देखोगे कि इन केस ऑफ कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा होगा आपका करंट कैरी करने का कैपेबिलिटी। आपको याद रखना है कि कॉपर के केस में द कंडक्टिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 6। क्वार्ट्ज इज एन इंसुलेटर, क्वार्ट्ज इसके केस में कंडक्टिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -6। मतलब सोचो कोई करंट फ्लो करने ही नहीं देगा। रेजिस्टिविटी इसका 10 to the power -6, इसका रेजिस्टिविटी 10 to the power 6। एंड इफ यू गो फॉर से जर्मनी, जो कि एक सेमीकंडक्टर है, इसका इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 1, 0.6। ठीक है, 10 to the power 1 मतलब 10 के अंदर ही रहेगा ये। तो यूजुअली देखा जाता है इसका वैल्यू होता है 0.6 फॉर जर्मनी, तो इतना कम है। देखो ये एक हायर एक्सट्रीम में, ये लोअर एक्सट्रीम में, ये दोनों के बीचों बीच है ना। तो ये जो है सेमीकंडक्टर, कभी इसको हम ऐसे यूज कर लेंगे कंडक्टर जैसे, तो कभी हम ऐसे यूज कर लेंगे एज इन केस ऑफ ए इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में जैसे कभी यूज कर लेंगे तो कभी इसमें ऐसे यूज कर लेंगे। तो द रेंजेस आर लाइक दिस। तो सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग अभी फोकस करेंगे कि क्यों होता है इसका वैल्यू ऐसे। ठीक है, थियोरेटिकल चैप्टर है तो आपको भी पेशेंटली सुनना पड़ेगा। सब कुछ याद रखने की कोशिश करोगे फंस जाओगे, लेकिन जितना चीज में एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको सुनोगे ध्यान से, सब कुछ समझ में आएगा, तो फिर ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। नहीं तो बिना वो सबको सुने अगर इतना लिखोगे तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, देख लो अभी ऑनलाइन में 50 लोग पढ़ा रहे हैं, सी व्हाट दे आर टीचिंग, ऐसा होता है वैसा होता है। क्यों होता है ना मुझे मालूम है ना मेरा टीचर को मालूम था। ठीक है, ऐसे ही चलता है। This guided missiles. Number 4. A pure semiconductor is called an intrinsic semiconductor. प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब उसमें कुछ इंप्योरिटी आ गया, डोपेंट आ गया, तो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन केस ऑफ जर्मेनियम, इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर,
सेमीकंडक्टर में एग्जाम्पल में जर्मानियम ही ले लेता हूँ, क्योंकि यही मुझे आता है, ज्यादा नहीं आता है। सिलिकॉन जर्मानियम दो ही आता है। आजकल इनका मिला जुला बहुत सारी चीज भी आ गए हैं, ठीक है। टंगस्टन, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम की कुछ आया है, और मोलिब्डेनम फॉस्फाइड करके आया है जो कि सेमीकंडक्टर जैसे बिहेव करता है, ठीक है। काफी चीज आ गया है जो एलईडी लाइट बनाते हो, क्या है सेमीकंडक्टर से ओनली देखेंगे। अच्छा, in case of semiconductor, the four outermost electrons form covalent bonding with neighboring atoms. तो क्या होता है कि अगर हम ये फिगर अगर ड्रा करना पड़ता है, सीबीएसई वाले वही सब मांगते रहते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, और जर्मानियम है ये, और इसके बगल में और कोई एक जर्मानियम है, ये है, ये दूसरा एक जर्मानियम है, ये है, ये तीसरा जर्मानियम है, ये है। ऐसे करके नेबरिंग जो एटम्स है उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड करते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड कर रहा है, ये कोवलेंट बॉन्ड कर रहा है, ये सिर्फ उसके साथ, इसके साथ जो रहेंगे उनके साथ ये करेगा, ये फिर उनके साथ करेगा। ऐसे करके बाय कोवलेंट बॉन्डिंग, फिर यहाँ पर जो जर्मेनियम रहेगा ये इसके साथ करेगा। ऐसे करते करते ये लैटिस स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है बनता है। तो ये हम बता रहे हैं कि ये जो बीच वाला जर्मेनियम है, ये दूसरा नेबरिंग एटम के साथ क्या किया है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। अब कोवलेंट बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। आप अगर नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन, क्योंकि क्या हुआ, ये दोनों शेयर करने के बाद ये हर एक का ऑक्टेट रूल हो गया है, सेटिस्फाई हो गया है। नहीं तो अकेले में 4-4 था, अब ऑक्टेट रूल की मजा ले रहे है ना। जैसे आप लोग स्कूल में टिफिन लेते हो, कोई मैगी लेके आया, अब पराठा लेके गए और आप दोनों मिलके खाए, आपको आज वैरायटी मेनू मिल गया खाने के लिए, पराठा भी मिला, मैगी भी मिला, ऐसे ही लाए कम लेकिन शेयर करके। तो वैसे ही अब ये सारे का ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो चुका है। अभी अगर हम एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। If an appreciable electric field is applied, appreciable मतलब थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। appreciable electric field is applied, some of the electrons under covalent bonding break the bond and start carrying a current. स्टार्ट करेंगे करेंट। जैसे हम इसमें कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, अब सारा जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर एक फोर्स आने लगा इस डायरेक्शन में, सारे के पास खिंचाव है, तो कोई इलेक्ट्रॉन, नॉट ऑल, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लीव दिस, और फिर मजा लेने के लिए उल्टा चलना शुरू करते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे ये यहां से निकल गया, ठीक है, ये तो मजा ले रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में, लेकिन इनका ये जो जर्मेनियम है उसका ऑक्टेट रूल बिगड़ गया। नाउ इट इज मोर बी एबल टू सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल, तो इसको एक एफिनिटी रह जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस विद दिस विल बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी 7 हो गया है, 8 बनाने के चक्कर में रहेगा, तो यहाँ पर अगल बगल के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। अब सोचो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक फोर्स था, और साथ साथ यहाँ पर जो एफिनिटी क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करने का, उसकी भी एक फोर्स आएगा। नाउ दिस विल जंप टू दिस,
Similarly, you will find electrons will jump from one to other and a current will start flowing. ठीक है, एक current will start flowing, but that current is a mild current. क्योंकि इतना आसानी से कोवलेंट बॉन्ड टूटता नहीं है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वोल्टेज तो एक जंप करके आएगा और ये माइल्ड करंट फ्लोज, स्टार्ट कैरिंग करंट. However, a mild current is established. ठीक है, माइल्ड करंट इज एस्टेब्लिश्ड. अब क्या हो गया, एक माइल्ड करंट इसमें आने लगा. ठीक है, अब ये जो माइल्ड करंट आने लगा, कैसे आने लगा आपको ज्यादा मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं. एक इलेक्ट्रॉन कैसे अगर चुक गया, अब बोलोगे सर ये नहीं चुका, ये क्यों चुका, ये नहीं चुका, ये क्यों चुका. अरे ऐसा नहीं होता है. नथिंग इज प्योरली होमोजेनियस. नथिंग इज प्योरली होमोजेनियस. आप एक पेपर ले लो, आपको होगा होमोजेनियस पेपर, दोनों तरफ से पकड़ के खींचो, फटेगा. यहां से फट गया, अब यहां से क्यों फटा, यहां से क्यों नहीं फटा, यहां से क्यों नहीं फटा. देयर इज some difference in their configuration. Somewhere, somehow, someone comes out. समझ में आया क्या? Nothing is absolutely homogeneous. ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहता है. कहीं एक वीकनेस रह गया जिसके चलते वो निकल गया. तो क्या हुआ, आप इसमें देखिए कि एक माइल्ड करंट फ्लो होता है. तो हम क्या चाहते हैं कि इसको, ये सेमीकंडक्टर का अपना का तो दिखाया, क्योंकि लो करंट जा रहा है, थोड़ा सा वोल्टेज दे देने से 5, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, 21 वोल्ट ऐसे दे देने से कुछ करंट जा रहा है. लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम इसको इंसुलेटर जैसे यूज करेंगे, सॉरी कंडक्टर जैसे यूज करेंगे. इंसुलेटर जैसे यूज करना कोई मुश्किल बात नहीं था. 2-3 वोल्ट मारो, इसमें वोल्टेज लगाओ, नो करंट इज फ्लोइंग. ठीक है, जैसे कोई जर्मेनियम का है ना, तो आप देखोगे उसमें अगर 0.3 वोल्ट तक दोगे, नो करंट फ्लोज. 0.33. सिलिकॉन का है 0.67 वोल्टेज तक, नो करंट. उसके बियॉन्ड धीरे धीरे करंट बढ़ने लगेगा. देखेंगे हम लोग, उसमें जाएंगे. तो हम क्या देख रहे हैं, लो वोल्टेज में वी आर यूजिंग इट एज इंसुलेटर. इसीलिए तो आपकी सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, कंप्यूटर को एसी रूम में रखते हैं. क्यों, कंप्यूटर को गर्मी लगता है? नहीं 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 नहीं. इफ यू गो फॉर रूम टेम्परेचर, थिंग्स विल स्टार्ट माल फंक्शनिंग. टेम्परेचर बढ़ जाएगा हाई टेम्परेचर में, तो सारा जो है जंक्शंस जो है वो सब माल फंक्शन करना शुरू कर देंगे. आपका पेन ड्राइव थोड़ा सा अगर आप दिखा दिए चूल्हे के ऊपर ले आओ, देखोगे थोड़ा सा दूर से दिखा के ले आओगे तो फॉर्मेट हो गया है. जो डाटा है MP3 भरे हो उसमें, उसको थोड़ा गर्मी में दिखा दो, चूल्हे के ऊपर निकाल के तुरंत ले आओ, फिर देखो कोई गाना नहीं है उसमें, बोलेगा कि फॉर्मेट करो. थोड़ा ज्यादा समय दिखा के ले आओ, फॉर्मेट भी नहीं होगा, गया हो पूरा डाटा, बिकॉज जस्ट ए सेमीकंडक्टर दे. ठीक है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग किस चीज का, कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस बाय ब्रेकिंग ऑफ दिस. अब हम चाहते हैं इसी सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे, हम थोड़ा उसका करंट कैरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे. टू इंप्रूव द कंडक्टिविटी वी डू समथिंग विद दिस, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग. ठीक है, डोपिंग. पॉइंट नंबर 5, टू इंप्रूव. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हुआ. Why doping is made with a semiconductor? To improve conductivity of a semiconductor. Conductivity of, conductivity of a semiconductor. To improve conductivity of a semiconductor, some impurities, जिसको हम कहेंगे डोपेंट्स, आर एडेड टू इट. एडेड प्रोसेस को कहेंगे डोपिंग. टू इट कुछ इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, किसको, सेमीकंडक्टर को. क्यों, टू इंप्रूव कंडक्टिविटी सो दैट इट विल रियली बिहेव एज ए गुड कंडक्टर. वेरी गुड कंडक्टर ना हो सकता है कपर जैसा, क्योंकि वेरी गुड कंडक्टर हमारे पास कपर ऑलरेडी है. ठीक है, कंडक्टर जैसे बिहेव करेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ इंप्योरिटी ऐड करना पड़ता है. ठीक है, 5. तो इसमें हम लोग देखें कि कुछ इंप्योरिटी हम ऐड कर देते हैं, क्या करने के लिए, टू इंप्रूव दी कंडक्टिविटी.
semiconductor is called extrinsic semiconductor और इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। These are of two types. आप देखेंगे N टाइप सेमीकंडक्टर एंड P टाइप सेमीकंडक्टर। Point number 6. What you mean by N-type semiconductor? Why it is called N-type semiconductor? ऐसे करके पूछेंगे। तो to meet the one mark questions में इसको point wise कर लूँगा। N-type semiconductor during recrystallization of germanium, if a very small amount, very small मतलब 1:10⁴ of pentavalent dopant से पेंटावेलेंट किसका आर्सेनिक है ना 33 आर्सेनिक का 33 पेंटावेलेंट डोपांट इज एडेड टू इट देन इट बिहेव्स एज ए एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओहो एन टाइप सेमीकंडक्टर जैसे बिहेव करता है। ये एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। क्या होता है इसमें? आपने क्या किया? आर्सेनिक ऐड किया। में सही होता है कि गलत होता है? आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैलेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। 33 is 2 8 18 5 है ना? ठीक है, तो इसका बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेंटावेलेंट हो गया। तो पेंटावेलेंट डोपांट हम यूज कर लिए। पेंटावेलेंट डोपांट यूज कर लिए किस रेशियो में? रेशियो क्या था? जर्मेनियम टू आर्सेनिक वाज इन द रेशियो ऑफ 10⁴1 मतलब 10,000 जर्मेनियम के साथ 1 आर्सेनिक। ये नहीं डाल दिया पूरा उसमें। इस प्रोपोर्शन में हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद इस प्रोपोर्शन में जोड़ने के बाद हुआ क्या? अब देखो उसमें स्ट्रक्चर क्या बन गया। तो हर जगह तो वही है जैसे हो रहा था पहले। जर्मेनियम के साथ दोस्ती था और वो जैसा था वही सब चल रहा है। कोई नई चीज है नहीं, ठीक है ना? ये दूसरा जर्मेनियम के साथ ऐसा, ये जर्मेनियम इसके साथ ये कर रहा है। ऐसे करते करते हर जगह ये जोन है। दिस इज द इंट्रिंसिक पार्ट, द प्योर पार्ट। लेकिन जहां पर एक आर्सेनिक पहुंच गया है वहां पर क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। इसके बगल में जो जर्मेनियम था उसका एक इलेक्ट्रॉन था। इसके बगल में जो जर्मेनियम था इसका एक इलेक्ट्रॉन था। इसका जो बगल में जो जर्मेनियम था ये इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। ये सारे इसके साथ बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन आर्सेनिक का तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे और एक एक्स्ट्रा। इनके 4 है। तो जर्मेनियम का 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड तो कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड कर लेता है और अपना ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर लेता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उसका अपना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको और इससे कोई ज्यादा प्यार है नहीं, क्योंकि वो ऐसे सेटिस्फाइड हो गया, ऑक्टेट रूल इज सेटिस्फाइड। This electron is no more needed by this germanium nor by this arsenic. Means
इसको ये लोग और ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं करते, तो ये बेचारा वैसे ही फ्री हो जाता है। नाउ दैट इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, दैट विल बिहेव एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो बिट नंबर 2 में क्या लिखेंगे? बिट नंबर 2 में लिख रहे हैं, अच्छा ये बिट नंबर 2 ही चल रहा है। बिट नंबर 2 में क्या देखिए, द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of arsenic form covalent bond with 4 valence electrons of germanium and satisfy octet rule। अब तुम लोग को केमिस्ट्री ज्यादा मालूम है, मेरे को जो थोड़ा थोड़ा मालूम है मैं बता देता हूं। ऑक्टेट रूल, द 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द 5th, क्योंकि हम लोग क्या लिए हैं यहाँ पर, पेंटावैलेंट लिए हैं, मतलब आउटरमोस्ट पेंटावैलेंट लिए हैं, मतलब आउटरमोस्ट यहाँ पर हम लोग पेंटावैलेंट डोपेंट लिए हैं, मतलब आउटरमोस्ट शेल में देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 तो इसके साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग कर लिए, ये जर्मनियम दूसरों के साथ कर लिया जैसे ये कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक आर्सेनिक, उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। द 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन of arsenic becomes a free electron and therefore conductivity increases। क्या हो गया, अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। आप क्या कहोगे बीट नंबर 3 में, यहां पर मेजॉरिटी कैरियर कौन है इलेक्ट्रॉन का, करंट का? इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ करेंट। ये चीज पूछते हैं कि इन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर ऑफ करंट क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन। और कभी कभार तो उल्लू बनाने के लिए ऐसे भी पूछते हैं कि इन टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। अरे हम कोई चार्ज वार्ज नहीं दिए उसको, हम तो आर्सेनिक ऐड किए जो कि न्यूट्रल था, जर्मनियम वैसे ही न्यूट्रल था, फ्री इलेक्ट्रॉन से, बट इट इज नॉट नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इन टाइप नेगेटिवली चार्ज है ऐसे मत सोच लेना, इन टाइप बी न्यूट्रल है। टोटल चार्ज इज 0, क्योंकि आर्सेनिक के जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, जर्मेनियम का भी वही हाल था, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। सो द एंटायर एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल। ओके, ये बस कुछ चीजें याद रखना है। एन टाइप कब होगा, व्हेन यू आर रीडिंग पेंटावैलेंट, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, क्या ये पेन इतना गंदा कैसे होता है? एक मिनट, तो ये 2-3-4 वर्ड याद कर रख लेना, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, ऐसा याद रख लो। पेंटावैलेंट मतलब एन टाइप, ठीक है ना, तो ये क्या देगा आपको, एन टाइप देगा, पेंटावैलेंट डोपेंट। बाकी सब कहानी था, एग्जाम में ये सब आता है। ये देता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसमें याद रखना है
इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ करेंट। बस यही पूछते हैं, व्हाट इज द मेजॉरिटी कैरियर ऑफ करेंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर। और जर्मेनियम में क्या जोड़ना है? आर्सेनिक जोड़ना है। किस रेशियो में? 10⁴ (1). ठीक है, बस ये हिंट्स में बता दिया सारा कहानी। नाउ वी शैल सी व्हाट इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। पॉइंट नंबर 7 वी सी पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? बिट नंबर 1, when a trivalent dopant से बोरोन, हाँ बोरोन का ऑटोमर शेल में 5 है, ट्राइवैलेंट is added to germanium during recrystallization। तो क्या होता है? इन ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। अब कोई बाई चांस पूछ सकता है व्हाई वेरी स्मॉल? क्योंकि ज्यादा ऐड करेंगे तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। हाँ जानते हैं बढ़ जाएगा, लेकिन कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसके बाद आप जब इसको इंसुलेटर जैसा यूज करना चाहोगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन से। समझ में आ रहा ना? इसीलिए, क्योंकि हमारे पास प्योर कंडक्टर है, प्योर इंसुलेटर है, हमें बीच की चाहिए, है ना? तो ये कैटेगरी होते हैं, है ना? ये अदर्स वाले कैटेगरी होते हैं। आप फॉर्म फिलअप कियोगे तो निकला होगा, उसमें देखोगे व्हाट इज योर सेक्स, मेल या फीमेल, इसे टिक लगाना होता है, या अदर्स। तो ये अदर्स वाले कैटेगरी होते हैं सेमीकंडक्टर, वो दोनों का काम कर लेते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट it becomes a p-type semiconductor। देखा कितना खूंखार है ये सब चीज, ज्यादा पुराना नहीं है इसलिए मॉडर्न पीस में आया, और ज्यादा वाई हाउ भी लोगों को मालूम नहीं। यहां तक तुम्हें बता रहा हूं, आगे जाके तुम मे भी आई विल आल्सो सरेंडर। ऐसा होता है भाई, याद रखो। क्यों होता है हमको मत पूछो, उसको पूछो क्यों होता है। ठीक है, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। नाउ the 4 valence electrons, the 3 valence electrons of boron for covalent bonding with 3 neighboring germanium atoms leaving one germanium atom or one electron of leaving one electron of neighboring germanium atom, neighboring Ge on paired
थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। जर्मेनियम, जर्मेनियम के साथ दोस्ती बनाया, जैसे हम लोग देख चुके हैं पहले। तो ये हो गया प्योर पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर, जिसमें ये सारा खेला चल रहा है। जहां पर हम बोरॉन जोड़ दिए और उसके भी चारों तरफ जर्मेनियम रहे, ये भी जर्मेनियम है, ये भी जर्मेनियम है, ये भी जर्मेनियम है, सबका अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन। इसके साथ अब बोरॉन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बोरॉन का हुआ क्या, बोरॉन के पास तो 3 था, ये तीनों के साथ घर बसा लिया, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। और जर्मेनियम का ये इलेक्ट्रॉन देखता रह गया, क्योंकि बोरॉन के पास चौथा नहीं है, बेचारा चौथा इसके पास नहीं है। तो अब देखो बोरॉन का भी ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ 7 इलेक्ट्रॉन से, और ये नेबरिंग जर्मेनियम का भी, ये जर्मेनियम का भी 7 इलेक्ट्रॉन से। तो ये दोनों मिलके सोचेंगे काश हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता तो हम लोग सारे खुश रहते, मिलजुल के रहते। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का जो एफिनिटी है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी इज फेल्ट हियर, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गायब है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि सबको ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करना है। तो you find there is a discrepancy of, there is a missing of one electron, और एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने का बहुत ज्यादा टेंडेंसी बढ़ रहा है। जर्मेनियम भी चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, बोरॉन भी चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो the strong affinity of observing an electron appears as if there is a positive charge, जैसे कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हाईली ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करने का टेंडेंसी दोनों में आ जाता है। That strong affinity of observing one electron here is called production of a hole। आप कहोगे होल फॉर्मेशन हो गया, जहां पे और एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व हो सकता है। So what is a hole? It is just an empty space, nothing, but having a strong affinity to observe one electron. Hole is what? It is just an empty space having strong affinity to observe one electron. तो हम क्या कहेंगे, to satisfy octet rule, one more electron is required। किसका ऑक्टेट रूल? फॉर जर्मेनियम एज वेल एज बोरॉन। They develops a strong affinity to observe an electron in the pair of जर्मेनियम एंड बोरॉन, ठीक है। दिस स्ट्रॉन्ग एफिनिटी appears as if there is a positive charge to observe the electron, positive charge to observe one electron. The empty space behaving as a positive charge is called a hole. So what is a hole? Hole is a positive charge. Is there really a positive charge? These are all hypothetical, you understand. There is an absence of one electron, and one electron is strongly desired by both the pair of G and B, germanium and boron.
दोनों मिलके चाहते हैं कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हम लोगों का घर बैठ जाएगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, हम कहेंगे वहां पर एक होल फॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि उनका ये ऑक्टेट दोनों का सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब होल्स फॉर्मेशन हो चुके, तो क्या हो गया, अब जो आपका मटेरियल था उसमें तो जर्मेनियम था, क्योंकि इट वाज इन ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, 1:10⁴ रेशियो में बताया था। तो 10⁴ पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर इज बिहेविंग एज ए नॉर्मल इंट्रिंसिक पार्ट, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा में कुछ ये खेला चल रहा है जहां पर कुछ होल्स फॉर्मेशन हो गए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अब देखो कि उसके बगल में जो इलेक्ट्रॉन था उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ढकेलने की कोशिश कर रहा था, अब ये दोनों मिलके उसको बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि इनका भी एक होल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी भगा रहा है, ये दोनों भी बुला रहे हैं, तो उसका जंप करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। मान लो ये जोन से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके होल में आ गया, जैसे ये होल में आ गया, इनका ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो गया, इनका घर बैठ गया, लेकिन होल तो यहाँ पर बन गया, क्योंकि इसका ऑक्टेट रूल था, ये ऑलरेडी ऑक्टेट रूल में सेटिस्फाइड करके था, और इसका होल बन गया। तो व्हाट यू फाइंड, द इलेक्ट्रॉन जंप टू दिस साइड, द होल इज शिफ्टेड टू दिस साइड। फिर इधर का कोई इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा, होल इधर शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, होल शिफ्ट करता हुआ रहेगा। So you find the holes start moving in the opposite direction of movement of electrons. समझ में आ रहा है? When electric field is applied, an electron from the pure germanium part jumps into the hole, leaving a hole behind, leaving a hole behind। ठीक है, thus the hole starts moving। होल क्या है, नथिंग, एम्प्टी स्पेस है, होल स्टार्ट्स मूविंग इन opposite direction of movement of electrons, ठीक है। तो होल्स मूव कर रहे हैं, इसलिए मतलब थ्रू होल कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और प्योर पार्ट में भी कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जो प्योर पार्ट था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो माइल्ड करंट जा रहा था वो तो जा रहा था, प्लस होल के चलते कुछ इलेक्ट्रॉन जल्दी जाने लगे। दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं, लेकिन सोचो कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे लाइट्स हैं, और से लीची लाइट्स जो आप देखते हो पूजा वगैरह में, फेस्टिवल वगैरह में, मान लो ये सारा बल्ब ग्लो कर रहे हैं, ये ऑफ है, फिर थोड़ी देर के बाद ये तीनों ग्लो कर गया, ये ऑफ हो गया, थोड़ी देर के बाद ये चारों पांचों ग्लो कर गए, ये ऑफ हो गया, तो लगेगा कि जो ऑफ वाला लाइट है वो डार्क स्पॉट है, द डार्क स्पॉट इज मूविंग, द डार्क स्पॉट इज प्रैक्टिकली नॉट मूविंग। क्या हो रहा है, ये शिफ्टिंग हो रहा है। वैसे ही लगेगा कि द होल इज मूविंग, बट प्रैक्टिकली होल इज नॉट मूविंग, होल इज एम्प्टी स्पेस। का क्या है वहां पर, कुछ नहीं, क्या मूव करेगा, नथिंग इज देयर, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। तो एक खाली जगह जो क्रिएट हो रहा है, लगेगा कि वो खाली जगह मूव कर रहा है, ठीक है। तो होल के मूवमेंट के चलते क्या होगा कि कुछ करंट होगा। तो यहाँ पर 1 मार्क वाला क्वेश्चन क्या बनता है, इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द होल्स मूव इन व्हिच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कहोगे electrons move in the opposite direction of electric field but holes move in the direction of electric field, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया तो यहाँ पर जो होल था वो यहाँ पर आ गया,
बगल वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब क्या, यहाँ पर जो होता है वो इधर चलेगा, तो इट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Thus holes move in direction of external electric field। ठीक है, होल्स मूव करते हैं द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिट नंबर 4, holes are the majority carriers of current। majority carriers of current मतलब क्या, होल्स कैरी कर रहे हैं। अब लोग हाँ सर पॉजिटिव चार्ज है, मूव कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है। अरे नो पॉजिटिव चार्ज, नथिंग, it was felt like a positive charge। practically electrons are moving, the electrons moving through the holes are the majority carrier of current। लेकिन खाली डिस्क्रिमिनेट करने के लिए p टाइप और n टाइप में हम क्या कहते हैं, यहाँ पर the holes are the majority carriers of current, carriers of current। और इस केस में अगर हम कहेंगे कि देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा है, कोई होल है वो इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इलेक्ट्रॉन के चलते जो करंट हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है, इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट इज directed in the opposite direction of flow of electrons because current is defined as rate of flow of positive charge। वो पहले हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। holes are moving in this direction, so you see the electrons, what is this electron I am talking? I am talking about the electrons of the pure part। pure part के electrons कुछ current constitute कर रहे हैं और impure part के इलेक्ट्रॉन भी कुछ करंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए होल्स की करंट कहते हैं। तो इनके चलते भी कुछ करंट हो रहा है, करंट ड्यू टू होल्स and this is current due to electrons। okay, so net current क्या हो गया, I net is equal to IE plus IH। IE क्या है, current due to इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मूवमेंट in pure part IH, current due to इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट in impure part। समझ में आया क्या? So you see the current is improved, now it starts behaving as a conductor because it is capable of carrying more current। समझ में आया? पॉइंट नंबर, अच्छा ये फिर ये होल्स होने के कारण, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। अरे न्यूट्रल है ना, एन टाइप पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है ना, पी टाइप नेगेटिवली ना पॉजिटिवली चार्ज है। ये तो कंफ्यूजन किए आप, अगर रेक्टिफिकेशन करोगे फंस जाओगे, बोलोगे होल से तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नहीं ये भी न्यूट्रल है वो भी न्यूट्रल था। ठीक है, ए अपॉन एफिनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रॉन डेवलप्स, तो लगता है कि कुछ करंट उसके चलते हो रहा है, दैट यू कॉल एज द करंट ड्यू टू होल्स। आप अगर आप इसके कंडक्टिविटी के लिए देखोगे तो हम कहेंगे पॉइंट नंबर 8 में, हम कहेंगे नोट पॉइंट नंबर 8 में क्या कहेंगे, कहेंगे कि कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर is equal to E times NE mu E NH mu H। mu E क्या है, mu E is mobility of electrons, कितना आसानी से मोबिलिटी हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। mu H मोबिलिटी ऑफ होल्स, होल्स कितने आसानी से मूव कर रहे हैं, मोबिलिटी ऑफ होल्स। ध्यान रहे म्यू एच इज मोर देन म्यू ई, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो करंट का मेजर पार्ट है वो होल के थ्रू से हो रहा है। और एन ई क्या है,
number of electrons per unit volume. Conduction electron per unit volume. NH, number of holes per unit volume. अगर हम इसमें पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट नहीं मिलाते तो ये पार्ट गायब हो जाता। अब इसको डालने के कारण कंडक्टिविटी बढ़ गया, इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये कंडक्टिविटी को इंप्रूवाइज कर दिया बाय एडिंग ए ट्राइवैलेंट डोपेंट, इसका कंडक्टिविटी बढ़ गया। ठीक है।